नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित एक बेहद मर्मस्पर्शी कहानी, चावल। यह मानभूमि की ढूहों वाली जंगली जगह थी। थोड़ी दूर पर एक विराट पर्वत श्रेणी जाने कहाँ तक चली गई थी। बसंत के आखिरी दिन थे। पलाश के फूलों से सारा जंगल खिल उठा था। नाकटीटाड़ के एक ऊंचे टिले से मैं जितनी दूर देख पाता था, सिर्फ लाल पलाश के जंगल ही नजर आते थे, जो नीली पर्वत श्रेणी की गोद तक चले गए थे। यहाँ मैं एक काम से जंगल देखने आया था। यहाँ से निकट ही सड़क के किनारे पलाश वन के आखिरी छोर के डाक बंगले में मैं ठहरा था। जंगल की लकड़ियों से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए मैं घूमता रहता था। एक दिन शाम ढलने से पहले मैं नाकटीटाड़ के जंगल से लौट रहा था। मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक हर्र के पेड़ के नीचे बैठकर एक आदमी और एक छोटी बच्ची अपनी पोटली खोलकर कुछ खा रहे थे। इस निर्जन जगह जहां चारों तरफ कोई नहीं था, शाम ढलने ही वाली थी और सामने बागमुत्ती का जंगली रास्ता था। ऐसे वक्त उस आदमी को देखकर मुझे उसके बारे में जानने का कौतूहल हुआ, इसलिए मैं उधर ही चला गया। उस आदमी का चेहरा देखकर उसकी उम्र के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। उसके सिर के बाल अधपके थे। उसकी पोटली में 2 फटे कपड़े, एक कथरी और लगभग 2 सेर मक्का तथा चाय या बिस्कुट का एक खाली टिन था। शायद वही हर तरह के बर्तनों का अभाव पूरा कर रहा था। वह बच्ची 4 या 5 साल की रही होगी। वह एक गंदा फटा कपड़ा पहने थी। उसकी कमर में एक काला डोरा बंधा था। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर कहाँ है? उस आदमी ने मानभूमि वाली भाषा में कहा, तोड़ांग में बाबू, थोड़ी आग होगी? दिया जलाई? रुको, देता हूं। तोड़ांग यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से थोड़ी दूर है, 5 कोस होगा। इस वक्त शाम को कहाँ से आ रहे हो? यहीं पुरुलिया से। जरा आग दो बाबू, देह बेहद टूट रही है। यह लड़की जब 2 माह की थी, इसकी माँ मर गई थी। इस लड़की को अकेला छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने नहीं जा सकता था, इसलिए पुरुलिया चला गया था। 2 साल वहां भीख मांगते हुए बीते। उस आदमी के कहने के लहजे ने मुझे उसकी तरफ आकृष्ट किया। डाक बंगले में इस वक्त लौटकर करना भी क्या था? वहां भी कोई संगी साथी नहीं था। इससे तो बेहतर था कि इससे ही थोड़ी देर बात करता। नजदीक ही एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उस पर बैठकर मैंने उसे एक बीड़ी दी। एक बीड़ी खुद भी सुलगाई। उस आदमी का घर यहाँ से शायद 5-6 कोस दूर एक छोटे से जंगली गांव में था, जो बागमुत्ती और झालदा पर्वत श्रेणी तथा जंगल के बीच किसी एकांत छाया गहन तराई में पलाश, महुआ, बरगद वगैरह पेड़ों के नीचे बसा होगा। उस आदमी के 2 बच्चे पैदा होकर मर जाने के बाद यह लड़की हुई थी। जब वह 2 माह की थी, तब उसकी माँ भी मर गई। वह आदमी जंगल की लकड़ियां काटकर गांव के दूसरे लोगों की तरह चंदन कियारी के हाट में बेचता था। लेकिन अब उसके पीछे घर में उस 2 माह की लड़की को कौन देखता? उसे साथ लेकर ऊंचे पहाड़ पर धूप और वर्षा में वह किस तरह लकड़ियां काटता? इसलिए घर में ताला लगाकर वह रोजगार की तलाश में पुरुलिया शहर चला गया था। मैंने पूछा, लकड़ियां बेचकर कितने पैसे मिल जाते होंगे? उसने बीड़ी का कश लेकर कहा, एक गट्ठर के लिए 3-4 आने मिलते थे। जंगल का टैक्स 2 पैसे लगता था। चावल सस्ता था। 2 लोगों का पेट किसी तरह भर जाता था। फिर यह लड़की पैदा हुई।
इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ मर गई। उस वक्त इस नन्ही सी जान को छोड़कर जंगल में जाने का मन नहीं हुआ। सोचा पुरुलिया चला जाऊं, बड़ा शहर है, 2 लोगों के खाने भर का इंतजाम तो हो ही जाएगा। क्या पुरुलिया बड़ा शहर है? हाँ बाबू, 2 साल तक उस शहर के ओर छोर का ही मुझे पता नहीं चला। बहुत बड़ा शहर है बाबू। मैंने उसे एक और बीड़ी पीने के लिए दी। हमारी बातों का सिलसिला जम गया था। मैंने इसके बाद पूछा, फिर? इसके बाद वह पुरुलिया में कैसे पहुंचा, उसने इसकी कहानी बताई। उसके पड़ोसी गांव का एक आदमी पुरुलिया शहर में कोई काम करता था। उसका पता ढूंढने में पूरा दिन लग गया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तब वह एक अमीर आदमी के घर के फाटक पर अपनी लड़की का हाथ पकड़कर भीख मांगने खड़ा हो गया। भीख में उसे 2 पैसे मिले। 2 पैसे का चना खरीदकर खाने के बाद बाप बेटी एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए लेट गए। मगर पुलिस ने वहां उन्हें सोने नहीं दिया। आधी रात को आकर लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर डालते हुए उसने कहा, यह सोने की जगह नहीं है। इसके दूसरे दिन उस परिचित आदमी के ठिकाने का पता चला। वहां पहुंचकर देखा कि वह अपने गांव में अपने बारे में जितनी डींग हाँकता था वह उतना बड़ा नहीं था। एक मामूली से 2 कमरे के घर में वह अपनी बीवी के साथ रहता था। वह अपने सिर पर तंबाकू की पिंडी रखकर फेरी लगाकर बेचता था। कभी मिट्टी के घड़े थोक भाव में खरीदकर उनकी फेरी लगाता। यही सब छोटे मोटे धंधे वह करता था। हालांकि उसने अपने बारे में गांव में कह रखा था कि वह किसी बड़े आदमी का अर्दली है। खैर, काफी अनुनय विनय करने पर उसने रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। घर के बाहर चबूतरे के एक कोने में उसने रहने के लिए जगह तो दे दी, मगर अपने खाने पीने के लिए इंतजाम के बारे में उसने कह दिया कि उसे खुद ही करना होगा। 2 साल जैसे तैसे उसके यहाँ बीते। इसके बाद अकाल पड़ गया। चावल महंगा हो गया। शहर में चावल की कीमत बढ़कर 18 रुपये मन हो गई। अब लोग भीख देने में भी आनाकानी करने लगे थे। तब भी शायद किसी तरह दिन बीत जाते, मगर जिनके यहाँ वह रह रहा था अब वे लोग उसे परेशान करने लगे। वे लोग नहीं चाहते थे कि वह वहाँ रहे। कहा, हमारे रिश्तेदार आएंगे, यह घर छोड़ दो। रोज की खिचखिच से परेशान होकर आखिर वे दोनों 3 दिन हुए शहर छोड़कर अपने गांव तोड़ांग जाने के लिए रवाना हुए। वह लड़की खाली बिस्किट के टीन से बाजा बजा रही थी। उसकी तरफ बड़ी ममता से देखकर उस आदमी ने कहा, इसका नाम मैंने खुपी रखा है। मैंने पिता के मन को खुश करने के लिए कहा, खुपी बड़ा प्यारा नाम है। पिता ने गर्व से भरकर कहा, जी हाँ खुपी। इसके बाद उसने कहा, बाबू तम्बाकू खरीदने के लिए 2 पैसे देंगे? मैं थोड़े से पैसे लेकर ही बाहर निकला था। इस जंगल में पैसे की जरूरत ही क्या थी। उसे मैं सिर्फ 2 पैसे ही दे सका। खुपी ने ना जाने अपने बाप से क्या कहा। फिर वह उसे अपने कंधे पर बैठाकर रवाना हो गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। आगे रास्ता जहां पर ऊंचा हो जाता था वहां से उसके बाद का दृश्य नजर नहीं आता था। वह आदमी उस जगह पहुंचकर अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए, बगल में अपनी पोटली दबाए आगे जाता हुआ नजर आया। उसी तरफ पश्चिमी आकाश पर सूरज डूब रहा था। रंगीन आसमान के पटल पर वह आदमी किसी तस्वीर की तरह ही लग रहा था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां सड़क ऊंची हो जाने के कारण उससे आगे का कोई दृश्य नजर नहीं आता था। वह सड़क वहां पर चक्रवात रेखा की तरह नजर आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, उसके लिए ना कहीं अन्न है ना रहने का ठिकाना। 5 साल की अपनी बेटी को वह कितनी ममता से अपने कंधे पर बिठाकर अपने गांव लिए जा रहा था। इस दुर्दिन में वहां भी क्या उसे 2 वक्त का खाना नसीब होगा? जबकि वह पुरुलिया शहर में रहकर नहीं जुटा पाया
वह किस व्यर्थ आशा के फेर में पड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर अपने गांव जा रहा था। इधर जब मैं सब सोच रहा था तब तक वह आदमी मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। यह बात पिछले महीने की थी। उस वक्त भी चावल 16 रुपये 18 रुपये मन था। इसके बाद वह बढ़कर 32 रुपये 40 रुपये मन हो गया। ऐसे समय किसी काम के सिलसिले में मुझे बिहार से बांग्लादेश पूर्वी बंगाल के कुमिल्ला जिले में जाना पड़ा। लोगों को इतने कष्ट में मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। अपनी आंखों से देखे बिना यकीन करना मुश्किल था। जिस रिश्तेदार के घर में मैं ठहरा था उनके घर में शाम से लेकर काफी रात तक कमजोर, भूखे, कंकाल जैसे बच्चे, बूढ़े और अधेड़ आकर अपने टूटे फूटे कटोरे ऊपर उठाकर उसे दिखाकर भीख मांगते थे। कहते थे, थोड़ा सा माड़। भूख की न जाने कितनी मर्मभेदी कहानियां मैं कुमिल्ला से लौटते हुए रास्ते भर यहाँ तक कि स्टीमर और गाड़ी में भी सुनता हुआ आया। बिहार में आकर देखा यहाँ भी वही हाल था। बहेरोगोड़ा स्कूल की बोर्डिंग की नाली से भात का जो मार निकलता था उसे लेने के लिए भूखे बच्चे हाथ में कटोरे लेकर दोनों वक्त बैठे रहते थे। उसी के लिए कितनी छीना झपटी मची रहती थी। हेडमास्टर ने मुझे बताया, इस गांव के डोम और कहारों के बच्चे भात के मार के लिए ही पड़े रहते हैं। आँख खुलते ही वे चले आते हैं, फिर रात 9 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं। थोड़े से भात के लिए वे कुत्तों तक से छीना झपटी करते हैं। मैं पुरुलिया से आगरा जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर खाने की दुकान से खाना खाकर लोगों ने जहां पर पत्तल फेंके थे उन्हीं पत्तलों को नंग धड़ंग हड्डियों के ढांचे वाले छोटे छोटे बच्चे चाट रहे थे। हालांकि उन पत्तलों में कुछ रहता नहीं था। वे क्या चाटते रहते थे इसे वे ही जानते होंगे। ऐसी हालत में भादों के अंत में मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर काफी लोग एक बड़े ठेकेदार के अधीन डायनामाइट से पत्थर तोड़ने के काम में लगे हुए थे। जंगलों से ये लोग पत्थर तोड़कर टाटानगर भेजते थे। स्थानीय जमींदार से नया ठेका लेकर उस पत्थर खदान में काम चल रहा था। एक दिन वहां के छोटे से डॉक्टर के दवाखाने के सामने भीड़ देखकर मैं उधर चला गया। दवाखाने के सकरे बरामदे में एक मजदूर लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर पट्टी बंधी थी। घाव से बहता हुआ खून सीमेंट का फर्श भिगो रहा था। मैंने पूछा, इसे क्या हो गया? डॉक्टर बाबू ने कहा, इस तरह की दुर्घटना महीने में एक आध बार हो ही जाती है। बारूद से विस्फोट करते वक्त एक पत्थर के टुकड़े की चपेट से इसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई है। मैंने टाँका लगा दिया है। अब इसे टाटानगर अस्पताल पहुंचाना है। सिर्फ एम्बुलेंस का इंतजार है। भीड़ में जगह बनाकर मैंने नजदीक जाकर देखा। एक 5-6 साल की लड़की उस आदमी से कुछ दूर बैठी हुई थी, मगर वह जरा भी रो नहीं रही थी। चुपचाप बैठी मुंह में तिनका दबाए उसे चबा रही थी। मैं उसे देखते ही पहचान गया। वह 8 महीने पहले मानभूमि के जंगल में मिली वही नन्ही सी लड़की खुपी थी। घायल मजदूर के चेहरे को अच्छी तरह से देखकर मैं पहचान गया कि वही खुपी का पिता था, जिसने गर्व से कहा था, मैंने इसका नाम खुपी रखा है। मैंने आसपास के 1-2 लोगों से पूछा, यह आदमी कहाँ से आया है, पता है? किसी ने बताया, जी, मानभूमि जिला से। किस गांव का है? तोड़ांग। इसका कोई नजदीकी रिश्तेदार यहाँ नहीं है? जी, और कौन होगा, बस उसकी बच्ची ही है। न जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं। यहाँ चावल मिलता है ना, इसलिए। कंपनी कितना चावल देती है? सप्ताह में फी आदमी 5 सेर। यह सब सुनकर खुपी के बाप के बारे में काफी कुछ मैंने अंदाजा लगा लिया।
गांव में लौटकर उसने देखा होगा कि उसका मकान टूट गया है। चावल का अभाव था। चावल मिलते भी तो उसे खरीदना उसके बूते का नहीं था। मक्का और उड़द की दाल, फिर जंगली अरुई और जिमीकंद खाकर जितने दिनों तक चल सका होगा किसी तरह उसने काम चलाया होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी से मिलता जुलता इतिहास मैं कई इलाकों से आए मजदूरों के मुंह से सुन चुका था। पैसा देने पर भी गांव में अब चावल नहीं मिलता था। मैं उस दिन बहेरागोड़ा अंचल में यह देख आया था। एम्बुलेंस आ गई। लोगों ने मिलकर खुपी के बाप को उठाकर गाड़ी में लिटा दिया। उसने सिर्फ एक बार बड़ी तकलीफ से आह कहने के अलावा कुछ नहीं कहा। अपनी दुलारी बेटी खुपी, जिस पर उसे गर्व था, उसका नाम तक नहीं ले सका। उसकी तरफ देखा भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, टाटानगर यहाँ से 27 मील दूर है। रास्ते के धचकों से ही शायद यह मर जाएगा, खासकर जबकि अभी तक खून का बहना बंद नहीं हुआ है। दोनों तरफ साल के जंगलों के बीच की लाल मुरम मिट्टी की सीधी सड़क से होकर एम्बुलेंस खुपी के बाप को लेकर फिर से अनिश्चित भविष्य की ओर एक बार फिर पश्चिम के आसमान की तरफ, यानी जन्म से मृत्यु की ओर रवाना हो गई। वह अपनी दुलारी अनाथ खुपी को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है, यह सोचने का वक्त भी उसके पास नहीं था। दोस्तों, समाज में व्याप्त विषमताओं से उपजी यह कहानी समाज के वंचित वर्ग के जीवन की कठिनाइयों को इस प्रकार से प्रस्तुत करती है, जो कि हम जैसे सुखी संपन्न लोगों को अपनी ही नज़रों में शर्मसार कर देती है। जितना भोजन हम यूं ही थाली में पेट और मन भरने के बाद छोड़ देते हैं, वो ऐसे ना जाने कितने मासूम लोगों की दिन भर की भूख मिटाने में सक्षम होता होगा। ये सोचने तक का हमारे पास वक्त नहीं होता। इसी हृदय विदारक कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।